हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैकल्टी चैनल। दिस इज कुसुम पेन्यूली और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी आई थी इन द ईयर 1986। इससे पहले एक और पॉलिसी आई थी जो कि 1968 में आई थी और उसके रिव्यू करके जो रिपोर्ट्स निकली थी उसके अगेंस्ट ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 फॉर्मुलेट हुई थी। द टॉपिक्स मैं इसमें जो डिस्कस करूंगी वो होगा अबाउट एनपीई 1986, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एनपीई 1986 के, सेलिएंट फीचर्स क्या थे इसके, और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसको जानने से पहले 1986 का जानने से पहले हमें 1968 में जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। NPA 1986 was started after review of NPA 1968. The National Policy of Education जो था वो फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो आया था वो 1968 में आया था जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद से हर 5 साल में आफ्टर एवरी ईयर NPA 1968 was reviewed, उसका रिव्यू होता था, हर 5 साल में उसका रिव्यू होता था। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि एनपीई 1986 फॉर्म हुई थी एट द टाइम ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में आई थी वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम की थी और जो दूसरी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी वो राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम की थी। आफ्टर दैट ये है कि एनपीए 1986 वॉज फ्रेम टू डेमोक्रेटाइज एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करना, मतलब हर जगह पहुंचाना, हर एक, मतलब इट्स नॉट कि ओनली एक यूनिवर्सलाइजेशन होगा उसका, मींस ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ सेंटर देखेगा, बट अब ये स्टेट का भी ड्यूटी होगी एजुकेशन को स्प्रेड करना। नाउ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में रिव्यू हुई थी बाय आचार्य रामामूर्ति कमिटी इन द ईयर 1990 और इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी इन द ईयर 1992 जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन दैट इज POA 1992 भी बोला जाता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ वी स्टार्ट व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस NPE 1986। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था इसका कि क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप करना, लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इंप्लीमेंट करना, वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन को रिमूव करना। यहाँ वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन का मतलब होता है जैसे प्राइमरी क्लासेस में कोई बच्चा फेल हो गया तो उसको उसी क्लास में रख दिया तो वो स्टेग्नेशन हो गया पार्ट। स्टेग्नेशन एक तो उसका ईयर वेस्ट हो गया है और वो स्टेगनेंट हो गया है, तो इसको हम रिमूव वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन। ये एक्चुअली सबसे पहले इसकी बात हरतौक कमेटी में हुई थी लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इम्प्लाई करने की कोशिश की गई। दूसरा, मॉडर्नाइज करना करिकुलम को और इम्प्रूव करना एग्जामिनेशन सिस्टम को। ये कुछ बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव्स थे जो इन्होंने फोकस करे थे इसको थ्रू दिस पॉलिसी टू इम्प्लीमेंट इट। इसके सेलियंट फीचर्स क्या थे? देखिए, एनपीई 1986 ने अपनी जो रिकमेंडेशंस थी वो 12 पार्ट्स में सबमिट करी थी। इसमें था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, मेकिंग द सिस्टम वर्क, रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द टीचर के और उनकी ट्रेनिंग के बारे में, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, रिसोर्स एंड रिव्यू और फ्यूचर। इसमें से इंट्रोडक्टरी पार्ट को मैंने इसमें इसलिए इन्वॉल्व नहीं करा है बिकॉज इंट्रोडक्टरी पार्ट में इन्होंने जो 1968 की जो पॉलिसी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी उसका रिव्यू दिया था ऑलमोस्ट और उसका कंट्रीब्यूशन दिया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो हेंस आई विल स्टार्ट माय स्लाइड्स, जो इसका सेलिएंट फीचर्स हैं वो मैं एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन से स्टार्ट करूंगी। तो देख लेते हैं इसमें क्या था। इसका मेन पार्ट था कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए एजुकेशन चिल्ड्रन की। ऑलराउंड डेवलपमेंट मींस वो को करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स, स्पोर्ट्स, वोकेशनल कोर्सेज, सब चीजों में बच्चों को एक तरह से वो पूरी तरह से एक मटेरियल बन के बाहर निकले। उनको
ऐसा ना हो कि अब आगे जाके कुछ करने की जरूरत पड़ रही है, बट दे आर वेरी वेल डेवलप्ड, तो उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है। एक्लचरेटिंग रोल जो उनका रोल है, एजुकेशन का रोल है, वो सबको पहुंचाना, मीन्स जो सेंटर में जो अगर चल रहा है तो वो हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाना, एक्लचरेट करना। देन मैन पावर का डेवलपमेंट करना, ऑब्वियसली अगर एजुकेट हो रहा है कोई बच्चा, तो वो मैन पावर डेवलप कर रहा है कंट्री की। जितने एजुकेटेड होंगे उतनी मैन पावर डेवलप हो रही है कंट्री की। और एक यूनिक इन्वेस्टमेंट, मतलब आप प्राइमरी लेवल में देखो, सेकेंडरी लेवल में देखो, किसी भी लेवल में या हायर एजुकेशन में, तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, यूनिक इन्वेस्टमेंट है। Now we come to the second part, that was national system of education. इसमें सबसे पहले बात हुई थी कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर की। कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर यहाँ है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2+3 का था, 3 इम्प्लीमेंट करना था। दैट इज ये इसका एक तरह से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसे, 10+2+3। इसमें से जो फर्स्ट 10 ईयर्स हैं, फर्स्ट 10 ईयर्स जो स्कूलिंग के हैं वो उसको अलग से सेग्रीगेट करा इन 5+3+2। दैट मीन्स 5 प्राइमरी लेवल, 3 आपका हो गया मिडिल लेवल का, दैट इज 6th 7th 8th क्लास, एंड 2 हो गया 9th and 10th। ओके, इसके बाद आपका आ गया नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क विद अ कॉमन कोर। कॉमन कोर मीन्स कि जो आपका सिलेबस होगा, करिकुलम होगा, वो कॉमन होना चाहिए। उसमें क्या इंक्लूड होगा? हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, और जितने भी जो भी कंटेंट एसेंशियल है नेशनल आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव से, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। देन इसमें कुछ कॉमन स्कीम्स थी जो स्टडीज से रिलेटेड थी। एक तो हो गया 1 लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल में 1 लैंग्वेज, और सेकेंडरी और अपर प्राइमरी लेवल में आपके 3 लैंग्वेजेस की पॉलिसी बनाई। देन मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया, इसमें सबको मैथमेटिकल एनालिटिकल नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स जरूर करिकुलम में जरूर इंक्लूड होनी चाहिए। देन एनवायरमेंटल स्टडीज में आपका साइंस एंड सोशल साइंस इंक्लूड कर दिया। वर्क एक्सपीरियंस, SUPW, प्री वोकेशनल कोर्सेज इंक्लूड करे। आर्ट एजुकेशन को बहुत बढ़ावा मिला, और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को भी बहुत प्रेफरेंस दी गई। देन इसके 2 पॉइंट्स तो ये थे आपके, कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विद द कॉमन कोर। थर्ड इसमें था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, मींस सबको एजुकेशन की इक्वालिटी होगी, हर कोई पढ़ सकता है, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पर ये नहीं कि वीकर सेक्शंस नहीं पढ़ेंगे, अगर कोई SC में आ रहा है वो नहीं पढ़ेगा, ST में आ रहा है वो नहीं पढ़ेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही थी यहाँ पर एजुकेशन के लिए। देन मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग था, मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए पढ़ने का। अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना कल्चरल और सोशल सिस्टम्स की अकॉर्डिंग टू आवर कंट्रीज पर्सपेक्टिव। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अब बाहर की कंट्रीज में क्या हो रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग। इंटर रीजनल मोबिलिटी, पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको अपने स्टेट में ही पढ़ना है, यू कैन गो एनीवेयर इन एनी स्टेट ऑल ओवर कंट्री, तो ये इंटर रीजनल मोबिलिटी होगी थी। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसर्च से रिलेटेड जैसे कोई रिसोर्सेज हैं, किसी एक यूनिवर्सिटी ने करा है, किसी एक काउंसिल ने करा है, तो वो रिसोर्सेज सबके लिए अवेलेबल हो जाना। देन प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स करते रहना। कोई भी न्यू चीज़ आ रही है, कोई अच्छी चीज़ आ रही है एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो उसको एजुकेशन रिफॉर्म्स में डालना। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, कोई लिमिट नहीं है आपके पढ़ने के, आप किसी भी एज तक पढ़ सकते हैं। और स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और स्ट्रेंथन करना। थर्ड है इसमें आपका एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। इसमें देखिए एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं जो इसमें इंक्लूड करे थे। एक तो एजुकेशन ऑफ वुमेन, एजुकेशन ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट, एजुकेशन ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड सेक्शंस इन एरियाज, माइनॉरिटीज के, हैंडीकैप्स के लिए, और एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे जो एजुकेशन ऑफ फॉर इक्वालिटी में इंक्लूड किए गए। मतलब देखा जाए ओवर ऑल इक्वालिटी लाई गई है, मतलब कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं था जो छोड़ा गया हो इस 1986 की पॉलिसी में। देन आपका फोर्थ आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। इनका रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए।
सबसे पहले इन्होंने इंक्लूड किया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको ECCE भी बोलते हैं, इसमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें चाइल्ड न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ हो गया, सोशल हो गया, मेंटल, फिजिकल, मॉरल डेवलपमेंट एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये सब इसमें टॉप प्रायोरिटी दी गई थी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को, और इसको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम्स में भी इंक्लूड किया गया। सेकेंडरी आता है आपका देन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में दो एस्पेक्ट्स, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट दो एस्पेक्ट्स थे, एक तो था आपका यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 14 ईयर्स ऑफ एज तक के स्टूडेंट्स के लिए चिल्ड्रन के लिए फ्री एजुकेशन थी और कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई, और सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन की क्वालिटी वो इम्प्रूव की गई। उसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। आप एज अ टीचर सेंटर्ड क्या होता है कि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, पैसिवली सुन रहे हैं, पर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। फिर इसके एसेंशियल फैसिलिटीज क्या थी? प्रोविजन विल बी मेड फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल फैसिलिटीज इन प्राइमरी स्कूल्स। एसेंशियल फैसिलिटीज मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीजें, नेसेसरी चीजें प्राइमरी स्कूल में होनी चाहिए। उसमें हो गया एक तो फर्स्ट थिंग कि लीस्ट 2 लार्ज पक्का रूम्स होने चाहिए प्राइमरी स्कूल में, टॉयज होने चाहिए नेसेसरी, ब्लैक बोर्ड्स, मैप्स, चार्ट्स, अदर नेसेसरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में चले जाइए, ये सब चीजें जरूर होती हैं। बच्चे के लिए उतना रीडिंग बुक्स बुक्स के थ्रू पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि विजुअली उसको देख के और रोट लर्निंग होती है। देयरफॉर ब्लैक बोर्ड्स, ये मैप्स, चार्ट्स की और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, फ्लैश कार्ड्स वगैरह जो होते हैं, उन सब की नेसेसिटी इंक्रीज हो जाती है इस पे। तो और दूसरा इसमें ये पॉइंट दिया था एटलीस्ट 2 टीचर्स होने चाहिए, वन ऑफ देम शुड बी वुमेन। 2 टीचर कंपल्सरी होने चाहिए प्राइमरी स्कूल में, उसमें से एक तो वुमेन कंपल्सरी होनी चाहिए। और ये जैसे जैसे क्लासेस बढ़े वैसे वैसे टीचर्स भी नंबर्स ऑफ टीचर्स भी बढ़ते रहेंगे। देन इन सब टोटल को, ये जो नेसेसरी प्राइमरी एसेंशियल फैसिलिटीज के बारे में बात करें, इन सबको इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम दिया। तो देयरफॉर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अगर पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा प्राइमरी स्कूल में जितने भी नेसेसरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, एसेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये सब इसमें इंक्लूड जाएंगे। फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसमें इन्होंने एजुकेट करना स्कूल ड्रॉप आउट्स को, इनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो स्कूल के ड्रॉप आउट्स होते हैं, जो वो चिल्ड्रन जो नॉन स्कूल एरियाज में हैं, जैसे बहुत रिमोट एरियाज में आसपास स्कूल नहीं है, दे कैन नॉट गो देयर, तो इस यहाँ पर, और वर्किंग चिल्ड्रन एंड गर्ल्स जो होल डे स्कूल अटेंड नहीं कर सकते हैं पूरे दिन भर, यहाँ पर अब आपके एनजीओज, टीचर्स का वॉलंटरी वर्क स्टार्ट हो जाता है। और एनजीओज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, बिकॉज एनजीओज रिमोट एरियाज में जाके उन एजुकेटर्स अपॉइंट करके इनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ सेकेंडरी एजुकेशन में इन्होंने इंक्लूड करा एक तो वैल्यूज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो सेकेंडरी एजुकेशन की वैल्यूज में ये हो गया कि एक तरह से इनको मॉरल एजुकेशन दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाए, हिस्ट्री क्या है अबाउट ये पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हो रही है, ये सब चीज़ें, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाए सेकेंडरी एजुकेशन में। और एक ये कि साइंस, ह्यूमैनिटीज, इन आर्ट्स, इन सब का सेग्रीगेट, मतलब इनका डिफरेंस बताया जाए कि ये सब्जेक्ट्स हैं क्या डिफरेंस है इन सब सब्जेक्ट्स में। सेकंड, पेस सेटिंग स्कूल्स, जो जैसे आपका नवोदय विद्यालय हो गया, इनका सेटअप किया जाए। नवोदय विद्यालय वगैरह हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय कंपल्सरी होना चाहिए। नाउ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या था इसमें फिर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत प्रायोरिटी, बहुत एम्फसाइज किया गया वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को, क्योंकि इन्होंने बोला है कि वोकेशनल कोर्सेज जितने भी हैं जो हेल्थ और एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, सोशल सर्विस से रिलेटेड और भी जो वोकेशनल कोर्सेज हो सकते हैं, उन सबको स्टार्ट किया जाए फ्रॉम +2 स्टेजेस, मीन्स फ्रॉम 8th ऑल्सो दे कैन बी स्टार्टेड, पर +2 स्टेजेस से कंपल्सरी उसको स्टार्ट किया जाए।
एम्फोसिस होना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, ऐसे वोकेशनल कोर्सेज हों जो कि इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इनको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, बट ये खुद अपने आप को एम्प्लॉय कर सके. देन एफर्ट्स विल बी मेड also be made for establishment of vocational institutions with a provision for giving justice to the deprived section, women, handicapped and rural students. इनके लिए भी जो जितने भी deprived sections हैं, women हैं, handicapped और rural students हैं, इनको proper vocational एजुकेशन दी जाए, इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं उनके, जिसमें ये आके पढ़ सके. देन नॉन फॉर्मल, फ्लेक्सिबल एंड नीड बेस्ड वोकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए, जिसमें कि न्यू लिटरेट जो पढ़ने वाले हैं और यूथ्स जो हैं उनकी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की जाए, और जितने स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं और पर्सन्स जो डेली वेजेस वर्क करते हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या पार्शियली एम्प्लॉयड लोग हैं, उन सबको यहाँ नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाए. देन हायर एजुकेशन का भी बहुत एम्फेसाइज किया गया था इसमें, और इसमें ये बोला था कि ऑटोनोमस कॉलेजेस डेवलप हों, और जितने भी द कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स ऑफ कॉलेज एजुकेशन विल बी रीडिजाइंड. सारे जितने भी प्रोग्राम्स और कोर्सेज हैं कॉलेज एजुकेशन के, उनको रीडिजाइन किया जाए, सो दैट वो जो अब न्यू ट्रेंड आ रहा है, मॉडर्नाइज हो रहा है एजुकेशन, उनकी डिमांड्स को वो की भरपाई कर सके. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस लर्निंग. मतलब इग्नू जो कि इस पॉलिसी से पहले 1985 में स्टैब्लिश हो चुका था, उसको स्ट्रेंथन किया जाए और ओपन स्कूलिंग, ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस लर्निंग को ज़्यादा प्रेफरेंस मिले. डीलिंग करना डिग्रीज को जॉब से, और रूरल यूनिवर्सिटी जो गांधी जी ने जो सोच रखा था वो स्टैब्लिश किए जाए, रूरल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाए. सो इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स ऑफ गांधीयन बेसिक एजुकेशन विल बी सपोर्टेड. देन कम्स द टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन. इसमें था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्निकल मैनेजमेंट एजुकेशन शुड टेक इनटू अकाउंट द एंटिसिपेटेड सिनेरियो बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी. जो अब न्यू सिनेरियो आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग टेक्निकल एजुकेशन और मैनेजमेंट एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें कि विद स्पेशल रेफरेंस टू लाइकली इकोनॉमी, सोशल एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस में चेंजेस आए, जो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज एंड द ग्रेट एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाए. ये सब नॉलेजेस, इन सब के बारे में एजुकेशन, जो भी अब न्यू ट्रेंड चल रहा है, जितने भी रिसर्चेज हुए एजुकेशन सिस्टम में, इन सब से रिलेटेड, साइंस हो गया, आपका इकोनॉमी हो गया, सोशल एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन, इन सब से रिलेटेड, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी न्यू डायमेंशंस आए हैं वो सब इंट्रोड्यूस की जाए. और टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम विल बी फर्दर डेवलप्ड एंड स्ट्रेंथन. देन comes making the system work. Now this is also one of the most important part कि system जो भी आप बना रहे हो इसको work कैसे किया जाए. तो इसके लिए strategy लाए, a better deal to teachers with greater accountability. Teachers को accountability लेना बहुत important है, because आप भविष्य को पढ़ा रहे हो. आप जो फ्यूचर में एक मैन पावर बनने वाले नेशन के, उनको पढ़ा रहे हो. Therefore आपके लिए अकाउंटेबिलिटी होना कंपलसरी है. यू नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर दिस थिंग. देन प्रोविजन ऑफ इम्प्रूव्ड स्टूडेंट सर्विसेज एंड इंसिस्टेंस ऑन ऑब्जर्वेंस ऑफ एक्सेप्टेबल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर. बच्चों के अंदर बिहेवियर नॉर्म्स को एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए. प्रोविजन ऑफ बेटर फैसिलिटीज टू इंस्टीट्यूशंस, बेटर फैसिलिटीज होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस में. ये नहीं है कि प्राइमरी फैसिलिटीज़ के लिए बच्चे ड्रॉप आउट्स में आ जाएं, नहीं है फैसिलिटीज़ तो वो छोड़ दें. तो देयरफॉर प्राइमरी प्रोविजन बेटर फैसिलिटीज़ का होना चाहिए. देन क्रिएशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स. नाउ वी कम टू 7th part, that is reorienting the content and the process of education. इसमें आ गया आपका जो जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड करिकुलम है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं. कल्चरल कंटेंट होना चाहिए, वैल्यू एजुकेशन हो, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस हो, जो पूरा एजुकेशन का प्रोसेस होगा रीओरिएंट होगा, कंटेंट उसमें डाला जाएगा. और इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव बुक्स होनी चाहिए, इंक्रीज ऑफ रीडिंग हैबिट्स,
इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए लाइब्रेरीज की, वर्क एक्सपीरियंस हो, एजुकेशन हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एजुकेशन एनवायरनमेंट को रिलेट किया जाए, मैथमेटिक्स टीचिंग बिकॉज एनालिटिकल और रीजनिंग पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों का, साइंस की एजुकेशन दी जाए, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, जितने भी गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं वो कराया जाए, रोल ऑफ यूथ यहाँ पर आपका आ जाता है, एनसीसी हो गया आपका, एनएसएस, स्काउट, ये सब चीज़ें उनको बताई जाए, यूथ जो यूथ्स हैं उनको मोटिवेट किया जाए ये सब ज्वाइन करने के लिए, और इवैल्यूएशन प्रोसेस और एग्जामिनेशन में रिफॉर्म्स लाए जाएं. देन वी कम टू द 8th part. Okay, then we come to the 8th part, the teacher and teacher education, teacher training. The method, रिक्रूटमेंट का मेथड जो होगा टीचर्स का वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि मेरिट और ऑब्जेक्टिविटी बेसिस पे ही उनको रिक्रूटमेंट हो. फिर पे एंड सर्विस कंडीशंस जो हैं टीचर्स की वो इम्प्रूव करनी चाहिए. टीचर्स क्या हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने साफ साफ बोला था, इस पॉलिसी में कोट किया था द टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. यू कैन नॉट, आप उनको नकार नहीं सकते हो, उनका जो रोल है सोसाइटी में वो आप नकार नहीं सकते हो. देयरफॉर उनका पे स्केल, उनका जो रिक्रूटमेंट स्टेटस, उनका स्टेटस एक्चुअली बहुत बढ़ाना चाहिए, उनको स्टेटस बढ़ाना चाहिए सो दैट वो भी उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा 100% दे सकें. टीचर्स एसोसिएशंस फॉर्म होनी चाहिए. देन सिंस टीचर एजुकेशन इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, तो फिर इसकी प्री सर्विस और इसके इन सर्विस कंपोनेंट्स इनसेपरेबल हैं. तो दैट मीन्स कि एजुकेशन, जो टीचर एजुकेशन दी जाए उसमें इन सर्विस भी, प्री सर्विस भी इंक्लूड होगा और इन सर्विस भी इंक्लूड होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको अपग्रेड होना पड़ेगा बार बार. देन द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, जो आपका 9th पॉइंट है, इसमें होगा मैनेज कैसा किया जाए एजुकेशन को. नेशनल, इन्होंने इसको लेवल्स में बांट दिया है. नेशनल लेवल में केप का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दैट इज योर फॉर एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन, काउंसिल फॉर एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन. और स्टेट लेवल में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन, सेंटर फॉर एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन या स्टेट एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन हो जाएगा, जो कि केब की जो भी गाइडलाइंस है उसी को फॉलो करेगा. डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन क्रिएट किए जाएंगे जो हायर सेकेंडरी लेवल को मैनेज करेंगे. और लोकल लेवल पे लोकल कम्युनिटीज हो गई या अप्रोप्रिएट बॉडीज जो भी लोकल लेवल पे होती हैं वो सब असाइन की जाएंगी फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन. देन वॉलंटरी एजेंसीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जिसमें नॉन गवर्नमेंट एंड वॉलंटरी एजेंसीज विल बी एनकरेज विद फाइनेंशियल हेल्प. गवर्नमेंट इनको फाइनेंशियल हेल्प देगा सो दैट वो डेवलपमेंट कर सके एजुकेशनल सिस्टम का. देन कम्स योर 10th, जो है आपका रिसोर्सेज एंड रिव्यू. अब रिसोर्सेज एंड रिव्यू क्या है? रिसोर्सेज हो गए आपके इन्वेस्टमेंट ऑफ एजुकेशन विल बी ग्रेजुअली इंक्रीज टू रीच अ लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ नेशनल इनकम एज अर्ली एज पॉसिबल. बिकॉज देखिए, अगर इतने सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है, कंपल्सरली उनके लिए करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं से उनको इन्वेस्टमेंट तो चाहिए. देयरफॉर इन्होंने कहा था कि कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ वॉलंटरी एजेंसीज हों जो डोनेशन कर सकें, और एटलीस्ट अगर स्कूल लेवल में नहीं बट हायर एजुकेशन लेवल की फीस थोड़ी इंक्रीज कर सकते हैं. और भी बहुत सारे उन्होंने क्लॉजेस रखे थे जिसके थ्रू रिसोर्सेज आ सकें गवर्नमेंट पे टू गिव बेटर एजुकेशन for the future students. Then review, जब अगर आप कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो तो उसके बाद उसका रिव्यू होना कंपलसरी है फॉर इन एवरी 5 years. हर 5 साल में उस पॉलिसी का रिव्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अप्रेजल एट शॉर्ट इंटरवल्स विल ऑल्सो बी मेड टू ascertain the progress of implementation and the trends emerging from time to time. अप्रेजल भी होता रहेगा बीच बीच में शॉर्ट इंटरवल्स में, सो दैट जो न्यू पॉलिसी, न्यू जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो ट्रेंडिंग हो रहा है एजुकेशन में, तो उनको भी इम्प्लीमेंट किया जा सके. लास्ट में एक फ्यूचर इन्होंने पॉइंट दिया जिसमें इट हैज बीन एनविसेज्ड नॉट विद स्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्यूचर शेप गिवन. जो
जो ट्रेडिशन में जो चला आता था वो उतना विथस्टैंड नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने जो ट्रेडिशन जो पहले था ऑलमोस्ट ऑलवेज पुट अ हाई प्रीमियम ऑन इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल अटेनमेंट. वी आर बाउंड टू सक्सीड इन अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव्स. जितने इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल अटेनमेंट आएगा इसमें आपका योगा, मेडिटेशन, ये सब इंक्लूड हो जाएगा, सो दैट आप जितने भी जो भी आप पॉलिसी में इन्होंने इंक्लूड करा है वो सब ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर सके. देयरफॉर दीज वर द 12 बट मैंने 11 पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करे हैं. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीई के, और एनपीई से क्वेश्चंस 100% आते हैं और वो आपको बाय हार्ट लर्न भी करने हैं. क्वेश्चंस नहीं करेंगे पर पॉइंट्स, एटलीस्ट ये जो 4 पॉइंट्स है इसमें आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस में था, क्या मोटिव था उसका, 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम किस में, कौन सी पॉलिसी में इंप्लीमेंट हुआ था. देयर आर मेनी क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस आई हैव बॉट. लेट्स सॉल्व दोज क्वेश्चंस. सो इसमें मैं कुछ एमसीक्यूज हैं. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन फ्री इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर. कौन से ईयर में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉन्च हुई थी? सो योर ऑप्शंस हियर आर 1947, 1964, 1968 और 1986. If we read it carefully, मैंने आपको बताया था कि जो अभी हम बात करें 1986 की, ये हमारी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 वाली, लेकिन फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई थी 1968 में एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. ओके, हेंस आंसर इज 1968. Now we come to the second question, that is Operation Blackboard program was introduced to improve. अब अगर आपने सुना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम, ओके, बट अगर आपने ये नहीं सुना, आपने ये नहीं पढ़ा कि उसमें इंक्लूड क्या किया गया था, कौन से लेवल की एजुकेशन को इंक्लूड किया गया था, देन योर क्वेश्चन विल बिकम रॉन्ग, क्योंकि ये सब तो एजुकेशन से रिलेटेड है ना, वेरियस लेवल से रिलेटेड है. सो नाउ द क्वेश्चन हियर वाज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम क्या इंप्रूव करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था? टीचर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन को? सो हियर इफ यू हैव रेड इट केयरफुली, द आंसर हियर इज प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें बात करी थी जो नेसेसरी फैसिलिटीज हैं वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी स्कूल सेटअप के लिए, वो सब इंपॉर्टेंटली ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में इंक्लूड की गई थी. Then is your third question. Review of NPE 1986 program of action POA was done by. किसने रिव्यू करा था 1986 का NPE प्रोग्राम, जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA भी बोला जाता है? नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स, यशपाल कमिटी, रामामूर्ति कमिटी या हंसा मेहता कमिटी? इस पूरे वीडियो में सिर्फ एक नाम आया है, दैट इज योर रामामूर्ति कमिटी. सो योर आंसर हियर इज सी, रामामूर्ति कमिटी. देन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डाइट्स वॉज द रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ, किसकी रिकमेंडेशंस में था ये डाइट वाला एस्टैब्लिशमेंट, डाइट को एस्टैब्लिश करना चाहिए? दैट इज इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, यूनिवर्सिटी एजुकेशन 1948, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. हेंस द आंसर हियर इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. ये याद रखिएगा, एनपीई 1986 में डाइट के एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी. नाउ we come to the next question. Which article of Indian Constitution embodies the provision for early childhood care and education for the children below the age of 6 years? I know मैंने ये इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा है पढ़ाते हुए, बट ये क्वेश्चन आपका जरूर आ सकता है कि कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन दिया गया है फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years. इसका आंसर है आपका आर्टिकल 45. लर्न इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये क्वेश्चन आता है, अगर ऑल्टरनेट ईयर्स में आ ही जाता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन व्हेन वाज सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन फॉर्मुलेटेड? सेकंड नेशनल पॉलिसी कब,
कब इन फॉर्मुलेट हुई थी? अगस्त 1986, जनवरी 1986, मार्च 1988 या अक्टूबर 1988? सी, आपको पता है कि इसका ईयर 1986 है, लेकिन अगर आपको मंथ नहीं पता है तो आप यहाँ पर फंस गए, बिकॉज दो ऑप्शंस में मैंने ये दोनों तो आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, मार्च 1988 और 1988 ये एलिमिनेट हो गए आपके. ओके, यू नो द आंसर इज 1986, लेकिन कौन सा 1986? आंसर हियर इज योर अगस्त 1986. ओके, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज NP 1986 डॉक्यूमेंट कंसिस्ट्स ऑफ, कितने पार्ट्स थे NP 1986 के डॉक्यूमेंट्स में? ये मैंने सबसे पहले आई थिंक सेकेंड या थर्ड स्लाइड में था आपके. 3 पार्ट्स थे, 7 पार्ट्स थे, 12 पार्ट्स थे या 20 पार्ट्स थे? सो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के डॉक्यूमेंट्स के 12 पार्ट्स थे, राइट. मैंने 11 इसमें इंक्लूड करे हैं. एक इंट्रोडक्शन था, वो मैंने आपको सिंपली ओरली बता दिया था. Now the program Operation Blackboard was initiated by, Operation Blackboard किसने इनिशिएट किया था? National Policy of Education 1968, National Policy of Education 1986, National Policy of Education 1992 या none of the above? We already know, ये हम स्लाइड इसकी करें तो इसमें कोई, इस टाइम पे एक्चुअली जब मैं क्लास ले ली है, मैंने इसकी वीडियो बनाई है, तो उसके रिलेटेड जो MCQs है उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. बट हाँ, बाद में अगर ये मैं जब पूरे सिर्फ MCQs का एक वीडियो लाऊंगी उसमें कंफ्यूजन जरूर हो सकता है. देयरफॉर इसके पॉइंट्स बना के आप इसे लर्न कर लीजिए. Then is your question, ECC is the abbreviation of, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको. ECCE का अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली कल्चर ऑफ केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड कंसर्न एंड कंपल्सरी एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड कंपल्सरी एजुकेशन. सो आपसे एब्रीविएशंस भी पूछ सकते हैं, NPE का भी पूछ सकते हैं, कुछ और पॉलिसी की जगह कुछ और डाल दिया, right? But the answer for here is early childhood care and education. This is your correct answer. Now come the next. Who was the prime minister at the time of second NPE in 1986? कौन prime minister थे उस टाइम पे? 1986 जब 1986 में नेशनल पॉलिसी आई थी ऑफ एजुकेशन, तब उसके प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह या नरसिम्हा राव? एट दिस टाइम आपके प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी. इंदिरा गांधी के टाइम पे 1968 का आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. 1968 इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी और 1986 की पॉलिसी राजीव गांधी के टाइम पे. तो योर करेक्ट आंसर इज राजीव गांधी. नाउ द लास्ट 2 क्वेश्चंस हियर आर, 3 language formula was applied in which education policy? 3 language formula किस education policy में apply हुआ था? National Policy of Education 1968, National Policy of Education 1986, National Policy of Education 1992 या none of the above? अब आपको बताना है इसमें से कौन सा था. इसका आंसर है आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इस पॉलिसी में आया था, 1986 में नहीं आया था. इसमें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका था. ओके, ये इंदिरा गांधी के टाइम का है. देन इज योर, ये आपका फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें ही आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अप्लाई हो चुका था. In National Policy of Education 1986, the main aspect of elementary education emphasized in universal enrollment and retention of children up to 12 years, universal enrollment and retention of children up to 14 years of age, universal enrollment and retention of children up to 16 years of age, या universal enrollment and retention of children up to 15 years of age. So we have it, इसको over emphasize करके मैंने आपको पढ़ाया था that the answer is up to 14 years of age के जितने भी बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट करवाना कंपलसरी है. फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी फॉर एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 years of age. So this is for now and ये बहुत important
एनपी एक बहुत एनपी 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, एनपी 2020 पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, उसकी वीडियोस भी मैं बाद में लाऊंगी, बट अभी हम बिकॉज सिलेबस वाइज चल रहे हैं तो जो टॉपिक्स सिलेबस में है मैं उसी के अकॉर्डिंग सारे वीडियोस बना रही हूँ। देयरफॉर प्लीज लर्न दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, क्योंकि ये बहुत ही इसके बाद जो नेक्स्ट आया है वो 2020 ही आया है। बीच में रिफॉर्म्स आए हैं, कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं नेशनल पॉलिसीज में, लेकिन प्रॉपर जो आया वो अब आया। देयरफॉर ये वाला जो है आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो this is for now. Keep learning, keep practicing, and I'll bring the videos soon, next video soon. Till then, take care. Bye bye.